Hello everyone, this is Falguni for you. As we have already completed the first step of eukaryotic transcription, that is initiation. So today we will learn about the next step, which is elongation. Now, the last we left was on abortive initiation, but let's see what was abortive initiation so that you get a flow of what we are going to talk about today. बिकॉज इससे डायरेक्टली मैं एलोंगेशन स्टार्ट करूँगी तो आपको भी कन्फ्यूजन हो सकता है, राइट? तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. तो अबॉर्टिव इनिशिएशन में क्या होता है कि हमारा सबसे पहले तो हमारा एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज इन ट्रांसक्रिप्शन. ये तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा. दूसरा होता है हमारा टेम्पलेट डीएनए और तीसरा होता है हमारा जो आरएनए बन रहा है, ठीक है, एमआरएनए बन रहा है वो. तो अब अबॉर्टिव इनिशिएशन एक ऐसा स्टेप है जिसमें हमारा आरएनए बनना तो स्टार्ट हो जाता है. जैसे मैं आपको इधर एक्सप्लेन करती हूँ. ये जो दिख रहा है दिस इज़ आर आरएनए पॉलीमरेज. ये हमारा टेम्पलेट डीएनए है, ठीक है, जिसमें ये हमारा यहाँ बबल फॉर्मेशन हो रखा है और यहाँ हमारा एमआरएनए बन रहा है यहाँ से, ठीक है. तो अब इसमें ये कंडीशन होती है कि जब तक हमारे 10 एमआरएनए नहीं बन जाते, 10 न्यूक्लियोटाइड्स का एमआरएनए नहीं बन जाता, तब तक हमारा ये डिसोशिएट होता रहता है, अबॉर्ट होता रहता है आरएनए. अब देखो यहाँ पर हमारे जब 3-4 ही ऐड हुए या 8 तक ही ऐड हो पाए न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये यहाँ से क्या हो गया, अबॉर्ट हो गया या डिसोशिएट हो गया. तो ये तब तक प्रोसेस चलता है जब तक हमारे 10 नहीं बन जाते, 10 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं हो जाते. एक्चुअली 10 से ज़्यादा, स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो 10 से ज़्यादा जब तक नहीं होते हैं ना, तो ये चीज़ें दिक्कत होती है, ठीक है. तो अब यहाँ पे हमारा अबॉर्टिव इनिशिएशन तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. अब नेक्स्ट आता है हमारा इलोंगेशन. अब जब हमारे 10 से ज़्यादा बन जाएंगे एक आरएनए में, तो वो जुड़ा रहेगा हमारे इधर टेम्पलेट के साथ, ठीक है, यहाँ पे जुड़ा रहेगा जब 10 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाएंगे आरएनए में. अब इलोंगेशन का जो स्टेप है वो कैसे होता है, कैसे हम ट्रांजिशन करता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम इनिशिएशन टू इलोंगेशन. तो अब क्या होता है ना, हमारे इनिशिएशन के टाइम पर बहुत सारे फैक्टर्स ऐड हो गए थे. वो कौन कौन से थे, जैसे कि ये दिख रहे हैं आपको फैक्टर्स, दीज आर फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, या स्पेसिफिकली बोले तो ये हमारे थे इनिशिएशन फैक्टर्स. उसमें क्या क्या आता है, TF2B, TF2A, TF2D, ये सब हमारे क्या थे, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. तो अगर अब इसे एलोंगेशन में जाना है ना, हमारे आरएनए पॉलीमरेज को एलोंगेशन की तरफ प्रोसीड करना है, तो फिर ये सारे जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थे या इनिशिएशन फैक्टर्स थे, ये सब क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं एज इन शेडिंग हो जाती है इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की, ठीक है. तो अब देखो ये यहाँ पे शेडिंग हो गई, फिर हमारा आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ गया और वो पहुँच गया किस स्टेप में, एलोंगेशन के स्टेप में, ठीक है. और एलोंगेशन में हमेशा कितने से ज़्यादा होंगे, 10 से तो ज़्यादा ही होंगे न्यूक्लियोटाइड्स हमारे एमआरएनए के टाइम, एमआरएनए पर, ठीक है. अब और भी चीज़ें हैं जिससे रिलेटेड हम देखेंगे कि इलोंगेशन में क्या चेंजेस आ जाते हैं इसके अलावा. तो आगे देखते हैं. अब हमारे जो इनिशिएशन फैक्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया था, जो निकल जाते हैं वो कौन से थे, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और एक मीडिएटर कॉम्प्लेक्स. दोनों मैंने बताया है क्या होता है. अगर आपको नहीं पता है वो चीज़ें क्या हैं तो आप लास्ट वीडियो आप जाके देखिए तो आपको क्लियर होगा. इन शॉर्ट वो इनिशिएशन फैक्टर्स है जो हमारे इनिशिएशन जो होता है ट्रांसक्रिप्शन का, उसमें हेल्प करते हैं. एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर आर यूकैरियोट्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. अब हमारा इलोंगेशन के टाइम पे ना ये तो निकल गए, है ना. देखो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ. देखो ये है हमारा टेम्पलेट डीएनए, ठीक है, और ये पर्पल कलर में जो है दिस इज आर आरएनए पॉलीमरेज. और यहाँ पे कहीं हमारा आरएनए बनता है जो अभी यहाँ दिखेगा नहीं बिकॉज दिख नहीं रहा है, बट बनता है, ठीक है. हमारा इधर मेन फोकस हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, ओके. तो अब आरएनए पॉलीमरेज की ये जो टेल है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दो फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको, क्या क्या है वो, HSPT5 और TF2S. ये दो अलग अलग फैक्टर्स जो है वो इलोंगेशन के टाइम पे ऐड हो जाते हैं, जो इलोंगेशन में हेल्प करते हैं. स्पेसिफिकली वो कहाँ बाइंड करते हैं, हमारे इसकी टेल पर, किसकी, आरएनए पॉलीमरेज की टेल पर. लेकिन इसी टेल पे पहले हमारे कौन से चीज़ें बाइंडेड थी, मीडिएटर कॉम्प्लेक्स और जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स.
तो अब जब ये निकलेंगे तभी हमारे इलोंगेशन फैक्टर्स बाइंड कर पाएंगे, राइट। तो ये यहाँ पे बाइंडिंग हो जाती है। तो इलोंगेशन में ये डिफरेंस आ जाता है कि हमारे जो फैक्टर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। इनिशिएशन के फैक्टर्स की जगह हमारे इलोंगेशन फैक्टर्स आ जाते हैं। एक है HSPT5 और दूसरा है TF2S, ठीक है। अब नेक्स्ट है दूसरी चीज़ जो है वो है फॉस्फोराइलेशन ऑफ CTD। अब इसको सी टर्मिनल डोमेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो टेल है ना हमारी RNA पॉलीमरेज की, ये सी टर्मिनल पे प्रेजेंट है, तो इसे क्या बोला जाता है, सी टर्मिनल डोमेन। तो अब इस पे क्या होता है ना, हमारा फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या, फॉस्फेट ग्रुप हमारा ऐड हो जाता है यहाँ पर इस टेल पर, जो कि ये जो फैक्टर है ना ये इनिशिएशन के टाइम पे बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता। फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे जो अटैच्ड है वो सिर्फ और सिर्फ हमें इलोंगेशन में देखने मिलता है। तो जैसे ही हमारा फॉस्फोराइलेशन हो जाता है इस CTD डोमेन का, या आप बोल सकते हो इस टेल का, तभी क्या होगा, इलोंगेशन में ये प्रोसीड करेगा। और यही रिक्वायर्ड होता है, जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है ना इस टेल से, उसी टाइम पर शेडिंग होती है हमारे मीडिएटर कॉम्प्लेक्स और GTFs की, तभी वो निकल पाता है। और उसके बाद ये हमारे बाइंड करते हैं इलोंगेशन फैक्टर्स, ठीक है। अब दूसरी एक और चीज़ ये है कि ये टेल कहाँ तक एक्सटेंड करती है, तो ये एक्सटेंड करती है अप टू 800 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो 800 एमस्ट्रॉन्ग तक एक्सटेंड करती है एंजाइम की बॉडी से। और फिर वो क्या करती है, वो बाइंड करती है हमारे अलग अलग जो भी इलोंगेशन के फैक्टर्स है, जैसे यहाँ पे ये बाइंड हो गए इलोंगेशन फैक्टर्स, वैसे ही यहाँ पे RNA प्रोसेसिंग के भी फैक्टर्स बाइंड करते हैं इसी टेल पर। अब ये जो फैक्टर्स है, जब हमारा यहाँ से RNA बनता है, जैसे यहाँ से हमारा RNA बनेगा, है ना, तो अब ये फैक्टर्स उस RNA पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इलोंगेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ये है हमारा पूरा इलोंगेशन प्रोसेस में एग्जैक्टली कैसी चीज़ें होती है थोड़ी बहुत, ओके। और अच्छे से आपको मैं आगे समझाऊंगी आगे क्या होता है। नेक्स्ट हमारे जो प्रोटीन्स है, ठीक है, कि कौन से प्रोटीन्स है जो स्टिमुलेट करते हैं इलोंगेशन प्रोसेस, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि इलोंगेशन प्रोसेस को बेसिकली कौन स्टिमुलेट करता है। तो अब सबसे पहले जो हमारा प्रोटीन आता है वो है काइनेस PTEFB, ठीक है। इसको याद कैसे कर सकते हो, काइनेस पी, ठीक है, पी तक तो आप याद कर लेना। अब काइनेस है, एंजाइम होगा वो पी है, फिर है ये ट्रांसक्रिप्शन एलोंगेशन फैक्टर बी, TEFB। तो आपको इसको देख के क्लिक होना चाहिए कि हाँ इलोंगेशन में यूज़ होता है, क्योंकि इसमें क्या है, T है, E है, F है और B क्या है, ट्रांसक्रिप्शन एलोंगेशन फैक्टर बी, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है ये कहाँ पर रिक्रूट होता है, हमारे एंजाइम पे। कौन सा एंजाइम है, पॉलीमरेज। कौन इसको रिक्रूट करता है, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स। तो कुछ एक्टिवेटर्स प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे किसको, काइनेस PTEFB को कहाँ पे रिक्रूट करते हैं, पॉलीमरेज पर। मतलब ये पॉलीमरेज के पास आके बाइंड कर लेते हैं, और वो कौन हेल्प करता है उसमें, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स, ठीक है। तो इसका कैसा रोल है, ये कैसे काइनेस PTEFB जो हमारा प्रोटीन है कैसे स्टिमुलेट करता है इलोंगेशन प्रोसेस। तो उसके देखो 3 तरीके हैं, इन 3 ways by which PTEFB stimulates elongation, ओके। सबसे पहले तो ये है कि ये सबसे पहले तो बाइंड करता है टू पॉलीमरेज 2, ठीक है। और पॉलीमरेज 2 को बाइंड करने के बाद वो फॉस्फोराइलेट करता है कौन से रेसिड्यू को, सीरीन रेसिड्यू को एट पोजीशन 2। अब ये जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ये जो पूरा डायग्राम, ये दिस इज़ आर टेल, ये हमारे पॉलीमरेज की टेल है। यहाँ पे RNA पॉलीमरेज जिसके साथ अटैच था वो टेल के साथ, उसी का ये थोड़ा अच्छे से प्रॉपर डायग्राम है, जिसमें इसके सारे अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस दी है या पेप्टाइड सीक्वेंस दी है। तो यहाँ पे हमारे अलग अलग अमीनो एसिड्स है वो बाइंडेड है रहते हैं, 7 अमीनो एसिड्स। पहला होता है हमारा टायरोसिन, सीरीन, प्रोलीन, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वापस सीरीन, प्रोलीन, सीरीन, ओके। तो अब आपको मैंने बताया था कि कैसे फॉस्फोराइलेशन होते ही हमारा जो एंजाइम है वो इलोंगेशन में शिफ्ट हो जाता है। तो अगर ये हेल्प कर रहा है काइनेज PTEFB किसके, फॉस्फोराइलेशन के,
सीरीन के सेकेंड नंबर के फॉस्फोराइलेशन में अगर ये हेल्प कर रहा है या कर रहा है फॉस्फोराइलेशन, तो क्या कर रहा है वो एक तरह से इनडायरेक्टली फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू इलोंगेशन में प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट वे है। दूसरा जो तरीका है वो है कि अब जो हमारा फॉस्फोराइलेशन है ऑफ CTD रिपीट्स एट पोजीशन 2, वो दूसरे एक और इलोंगेशन फैक्टर को एक्टिवेट करता है। अब मैंने बताया था ऑलरेडी, एक और होता है HSPT5, जो क्या है, एक इलोंगेशन फैक्टर है। तो अब जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होता है ना इसका, सीरीन का, पहली चीज़ तो मैंने बताई, फॉस्फोराइलेशन जो है वो इलोंगेशन से पहले कोरिलेट करता है। अब सीरीन के सेकेंड पोजीशन पे एक्टिवेट करते ही या फॉस्फोराइलेट करते ही क्या होगा, हमारा एक्टिवेशन हो जाएगा HSPT5 का, जो कि क्या है, HSPT5 है हमारा एक इलोंगेशन फैक्टर। ठीक है, ये आप याद रखो। नेक्स्ट इज हमारा जो PTEFB है, ये वाला प्रोटीन, वो रिक्रूट करता है एक और इलोंगेशन फैक्टर। इस वे में भी वो क्या कर रहा है, इलोंगेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट कर रहा है। कैसे कर रहा है, एक और इलोंगेशन फैक्टर को रिक्रूट करके, जिसका नाम क्या है, TAT-SF1। ठीक है, TAT-SF1। तो अभी तक हमने कितने देख लिए प्रोटीन्स, अभी आप पहले का छोड़ दो, अभी आप सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो क्या क्या मैंने बताया आपको, पहला है काइनेस TEFB जो हमारा मेन प्रोटीन है। अब ये किन किन चीज़ों को एक्टिवेट करता है, तो ये हमारा एक्टिवेट करता है HSPT5 को और PTEFB को। और ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं हमारे इलोंगेशन फैक्टर्स। ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर होगा, बस इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, और PETFB और TAT-SF1। ठीक है, तो क्या क्या है हमारे इलोंगेशन फैक्टर्स, क्या क्या है, TAT-SF1, HSPT5, और इन सब का गुरु कौन है, काइनेस PTEFB। ठीक है, काइनेस PTEFB हमारा गुरु है। वो गुरु दो लोगों को सिखाता है या एक्टिवेट करता है इलोंगेशन के लिए। वो क्या क्या है, HSPT5 और TAT-SF1। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोटीन आता है, वो है हमारा TF2S। ठीक है, TF2S। अब TF2S क्या है, TF2S का क्या फंक्शन है वो देखते हैं। तो उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि RNA पॉलीमरेज जो है ना, इट डज नॉट ट्रांसक्राइब थ्रू ऑल सीक्वेंसेस एट अ कांस्टेंट रेट। मतलब अलग अलग सीक्वेंसेस को हमारा RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करता है, राइट। तो अब इन सब अलग अलग सीक्वेंसेस का रेट जो है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन करने का हमारे पॉलीमरेज का, वो सेम नहीं होता। कुछ सीक्वेंसेस उसकी जो स्पीड है RNA पॉलीमरेज की, वो स्लो कर देती है। तो अब क्या होता है, पॉजेस पीरियोडिकली, समटाइम्स फॉर लॉन्गर पीरियड्स। तो कुछ सीक्वेंसेस पे वो बहुत ज़्यादा देर रुक जाता है हमारा RNA पॉलीमरेज। तो अगर ज़्यादा देर रुक जाएगा तो बहुत धीरे धीरे हमारा काम होगा, और धीरे काम किसी को भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं उसके लिए, नेक्स्ट हम देखते हैं। TF2S उसमें हेल्प करता है। TF2S जो हमारा प्रोटीन है, वो क्या करता है, स्टिमुलेट्स द ओवरऑल रेट ऑफ एलोंगेशन। मतलब वो हमारे RNA पॉलीमरेज की जो रेट है वो बढ़ा देता है। क्या करता है, कैसे बढ़ाता है, बाय लिमिटिंग द लेंथ ऑफ टाइम पॉलीमरेज पॉजेस व्हेन इट एनकाउंटर्स सर्टेन सीक्वेंसेस। तो वो क्या करेगा कि जो लेंथ है, जिस टाइम के लिए हमारा पॉलीमरेज रुकता है अलग अलग सीक्वेंसेस पे ज़्यादा देर के लिए, तो उसकी जो टाइम है रुकने की, वो कम कर देता है। ठीक है, तो ये इस वे में हेल्प करता है। एक और फंक्शन है TF2S का। दूसरा फंक्शन जो है वो है कि वो कंट्रीब्यूट करता है टू प्रूफ रीडिंग बाय पॉलीमरेज। मतलब हमारे पॉलीमरेज की जो प्रूफ रीडिंग कर सकता है वो RNA में, जो भी अगर गलत सीक्वेंस ऐड हो गई या गलत बेस पर ऐड हो गया हमारे RNA बनते टाइम, तो उसको क्या करेगा, ये प्रूफ रीडिंग करके निकाल देता है, हेल्प करता है उसमें। अब वो कैसे करता है वो देखते हैं। अब जो TF2S है ना, वो स्टिमुलेट करता है, ये समझो RNA पॉलीमरेज है। RNA पॉलीमरेज के अंदर एक इनहेरेंट एक्टिविटी होती है, RNase एक्टिविटी, जो एक्टिवेटेड नहीं रहती है, मतलब वो इनएक्टिव रहती है। बट TF2S के प्रेजेंस में ये RNase एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट।
और ये कब होता है? जब हमारा आरएनए जो बन रहा है उसमें कोई भी मिस इनकॉर्पोरेटेड बेसिस ऐड हो गए हैं, मतलब वो ऐसे बेसिस हैं जो हमें नहीं चाहिए थे और वो ऐड हो गया अभी, है ना। तो वो आरएनएज एक्टिविटी के थ्रू उतने पार्ट को निकाल देता है हमारा आरएनए, उतना आरएनए हमारा डिग्रेड कर दिया जाता है इस आरएनएज एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। तो ये डिटेक्ट भी करता है हमारा TF2S, और डिटेक्ट करने के बाद इसको स्टिमुलेट करता है आरएनए को, आरएनएज एक्टिविटी को, जो हमारे पॉलीमरेज के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस वे में ये TF2S हेल्प करता है। तो ये सब हमारे बारे में हो गया था, पूरा इलोंगेशन का प्रोसेस कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आरएनए प्रोसेसिंग, और फिर हमारा टर्मिनेशन कैसे होता है वो। तो आगे आप और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, give it a like, and also you can write whatever comments or queries you have in the comment section. I will respect everything and I'll respond to it as much as I can. Thank you.